2019, before the elections, I will come back to this parliament, I will come back to the MPs and I will give my report card. 40% into your tenure. How much have you achieved of your own targets? मैं जब पहली बार सांसद के रूप में सेंट्रल हॉल में गया और सेंट्रल हॉल में मैंने पहली बार देखा था, मैं इसके पहले कभी गया नहीं था, तो मैंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री होना ये मेरे लिए ये पदभार नहीं है, कार्यभार है। और मैंने ये भी कहा था कि मेरी ये सरकार गरीबों को समर्पित रहेगी। आज मैं एकदम नया था, दिल्ली मेरे लिए नया था, दिल्ली का माहौल नया था, भारत सरकार का कार्यकलाप भी नया था, लेकिन उसके बावजूद भी इतने कम समय में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, और किसी एक मुद्दे पर नहीं जी, आप सरकार का कोई भी पहलू उठा लीजिए और पुरानी सरकार या सरकारों से तुलना करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि कोई विषय अछूता नहीं है। हर एक में नयापन लाने का प्रयास है, हर एक में बदलाव लाने का प्रयास है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी, एक तो चुनौती ये थी कि मैं यहाँ का अनुभवी नहीं था, सांसद भी नहीं रहा था, परिसर भी नया था, प्रश्न भी नहीं थे। लेकिन जब मैं दूसरी चुनौती देखता हूं तो उन दिनों को हम याद करें, निराशा के गर्त में देश डूबा हुआ था। खबरें ये आती थी कि अब बिजली 7 दिन के बाद पैदा होगी कि नहीं होगी, कोयला आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे सारे हालात थे। पूरी सिस्टम एक प्रकार से निराशा की गर्त में डूबी हुई थी। उसमें एक बार नया विश्वास भरना व्यवस्था में, दूसरा देशवासियों में भरोसा पैदा करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी जो बाहर बैठ करके अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने उसको झेला है। लेकिन आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं कि निराशा का नामो निशान नहीं है। कुछ कर गुजरने के इरादे सब दूर दिखाई देते हैं और वो शब्दों में नहीं, कुछ अचीव किया है। जब मैंने कहा था कि भाई हम निश्चित सीमा में गरीबों के बैंक अकाउंट खोलेंगे, अब जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो निश्चित समय इस मर्यादा में कहना, वो अपने आप में एक रिस्क था। लेकिन उसके कारण सिस्टम में एक विश्वास पैदा हुआ, अरे भाई क्या बात है, हम ही लोग इसको कर सकते हैं। तो वो एक विश्वास जगाने की सफल प्रक्रियाएं मैंने शुरू की और आप आज देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में वो स्थितियां बदली हुई नजर आती है। इस सरकार का मूल्यांकन करते समय ये बात कभी न भूलें कि आपको गत 10 वर्ष की सरकार के संदर्भ में ही करना पड़ेगा, तभी आपको पता चल जाएगा भाई कहाँ थे कहाँ है। बाकी हम ये ना कहें कि भाई मुझे तो वहाँ पहुँचना था तो क्या हुआ। अभी तो कालखंड वही है कि आपको बीते हुए कल के संदर्भ में वर्तमान को, और उसमें आपको उज्जवल भविष्य नजर आएगा। Mr. Modi, I want to start now on the issue of foreign policy. In the area of foreign policy, you have taken great personal interest. आपने जितनी पर्सनल रुचि रखी है फॉरेन पॉलिसी में, शायद ही प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स ने रखी है। आपका अप्रोच प्रोएक्टिव है। You have also, what I find interesting about your foreign policy is that you've balanced different powers and different interests. On the one side, your relationship with the US, उनके साथ आपने missile control technology regime, you made sure India enters there. But a week before that, you also signed the historic Chabahar port agreement with Iran.
So you have balanced very diverse forces. मेरा सवाल आपका इस पर है कि is it easy to do that as an Indian Prime Minister? Secondly, on the issue of the NSG, you staked a lot of your personal interest, personal push, बहुत active lobbying की आपने. How close are we to getting the NSG seat? पहली बात है विदेश नीति की। हम लोगों को अंदाज नहीं है कि सबसे बड़ी बात क्या है जिसने इस विदेश नीति में ताकत भरी है। 30 साल तक हमारे देश में अस्थिर सरकारें थी, क्लियर कट मैंडेट वाली पार्टी को सरकार बनाने का 30 साल मौका नहीं मिला था। दुनिया किसी देश की सरकार को नापती है इन बातों से कि वो सरकार अपने देश में किस अवस्था में है, उसके शब्द की ताकत क्या है। इस देश की जनता का मैं बहुत आभारी हूं, उन्होंने 30 साल के बाद एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी है और इसका विश्व की राजनीति पर एक असर होता है। दुनिया के देशों की और दुनिया के नेताओं की भारत की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। तो ये सबसे बड़ा अगर बेनिफिट है तो ये है। दूसरा, विश्व मुझे जानता नहीं था और विश्व हेड ऑफ द स्टेट कौन है वो जानना चाहता है। अगर मीडिया की नज़र से मोदी को कोई जानने की कोशिश करेगा तो वो भ्रमित हो जाएगा कि भाई ये मोदी सही कि वो मोदी सही। अगर ऐसा होता है तो देश का बहुत नुकसान हो जाएगा। दुनिया को भारत के प्रति विश्वास जगाने में मोदी का व्यक्तित्व रुकावट नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके लिए जब तक मैं उन नेताओं से मिलता नहीं हूं, वन टू वन बात नहीं करता हूं, खुल करके बात नहीं करता हूं, वे भारत का हेड ऑफ द स्टेट क्या है उसको नहीं जान पाएंगे। तो मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं कोई किसी राजनीतिक परिवार के हिस्सा नहीं था, मुझे कभी पहले विश्व के नेताओं के साथ मिलने जुलने का अवसर नहीं मिला। फॉरेन पॉलिसी पे आप अननोन एंटिटी, तो उसके कारण फॉरेन पॉलिसी के ज्यादा फॉरेन रिलेशन जी नया था। तो मेरे लिए प्रोएक्टिव होना एक अनिवार्य बात थी जी, इसके लिए होना था। तीसरी बात है कि हम एक टीम के रूप में काम करते हैं। विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्री, सब लोग एक टीम बनकर के काम कर रहे हैं, टुकड़ों में नहीं है। ये जो इम्पैक्ट नजर आ रहा है वो सिर्फ मोदी के कारण नहीं है, ये टीम के कारण है। सारी टीम निश्चित दिशा में काम करती है, उसके कारण नजर आता है। जो पहले बिखराव था हमने भी देखे हैं, पार्टी का बयान एक हो, प्रधानमंत्री का दूसरा हो, पार्टी लीडर का, ये बिखराव का बड़ा दुष्परिणाम होता है। तीसरी एक बात समझनी होगी कि पहले विश्व बाइपोलर था, दो बड़ी शक्तियों के आसपास विदेश नीति चलती थी। हम इस बात को समझने में हमें देर हो गई भारत को कि अब बाइपोलर अवस्था नाम मात्र की रह गई है। अब पूरा विश्व बदले हुए हालात में, खास करके 21वीं शताब्दी में, ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है। पहले विदेश नीति सरकारों के बीच संभव थी, आज सिर्फ सरकारों के बीच संभव नहीं है। सरकारों के बीच होना जरूरी है, लेकिन पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। एक पूरा दायरा बदल चुका है। मैं इस बात को, मेरा पुराना कोई बैकेज नहीं होने के कारण, क्लीन स्लेट होने के कारण, नए सिरे से सब चीज़ मैं लिख पाता हूँ और उसका बेनिफिट हो रहा है। आज विश्व के हम सब देशों से जुड़ रहे हैं और इसके लिए मैं जितने
सम्मान के साथ सऊदी अरेबिया से बात करता हूँ, इतने ही सम्मान और के साथ ईरान से बात करता हूँ। मैं जितने सम्मान से अमेरिका से बात करता हूँ, उतने ही सम्मान से रशिया से बात करता हूँ। तो हमने इस बात को समझना होगा। तीसरी बात है कि हम छोटे देशों को छोटे न माने, ये सिद्धांत लेकर के मैं चल रहा हूँ। दुनिया के छोटे से छोटे देश की भी उतनी ही अहमियत है कि जितनी कि बड़े के बड़े देश की होती है। हमने ज़्यादातर बड़ों की छाया में छोटे तो आ जाएंगे इस मूड में रहे हैं। मैंने इसमें बदलाव किया। आपने देखा होगा कि पैसिफिक आइलैंड के देशों की मैं एक रेगुलर मैंने फोरम बनाया है जी। 2 मीटिंगें कर चुका हूँ। एक बार मैं वहाँ गया, एक बार वो है। ये छोटे छोटे देश है, 10 लाख जनसंख्या, 20 लाख जनसंख्या, लेकिन छोटे छोटे आइलैंड ग्लोबल वार्मिंग के कारण सबसे ज़्यादा परेशान है। और जब भारत ने इंटरनेशनल सोलार अलायंस का मिशन लिया और दुनिया के करीब 122 देश जुड़ गए, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कोई है तो आइलैंड कंट्रीज है। अभी 50 की संख्या है। ये 50 देशों का एक बहुत बड़ा गुट भारत की इस विजन के साथ एक सुरक्षा महसूस कर रहा है। ये जो बदलाव है, इसको अगर हम समझेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि हम विश्व के अंदर अपने, मैंने पिछले दिनों हमारे फॉरेन सर्विस के अफसरों के साथ बैठा था, तो बातों बातों मैंने उसको एक पोइटिक रूप में ऐसे ही बताया। मैंने कहा देखो भाई, वो एक वक्त था जब हम समंदर के किनारे बैठ करके लहरें गिना करते थे। अब वक्त बदल चुका है, लहरें गिनने का समय पूरा हो गया। अब हमें हमारी पतवार लेकर के उन लहरों पर सवार होना है और अपनी दिशा, अपनी मंजिल, अपनी गति तय करनी है। That is तो इस मिजाज से मैं काम कर रहा हूं। apparent. You have a very aggressive foreign policy. But मेरा दूसरा सवाल जो था, you put so much effort for NSG membership. My question was, कितने करीब आ चुके हैं हम? How close are we to NSG membership? And were you disappointed that we did not make it at the very end because of China's opposition? पहली बात है कि भारत ने लगातार ये सारे प्रयास किए हैं, कोई भी सरकार रही हो, चाहे UN सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप हो, चाहे SCO की मेंबरशिप हो, चाहे MTCR की मेंबरशिप हो, चाहे NSG की मेंबरशिप हो। प्रयास सबने किए हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई ये सरकार, ये कंटिन्यूटी है। ये हमारा ही कालखंड है कि जिसमें SCO की मेंबरशिप हो गई। ये हमारा ही कालखंड है कि जिसमें MTCR की मेंबरशिप हो गई। और मुझे पूरा भरोसा है कि NSG की दिशा में भी हमने अब विधिवत रूप से प्रयास शुरू किया है। प्रक्रिया पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुई है। अब हर चीज के अपने नियम होते हैं, नियमों से चलेगी और चल करके वो आगे बढ़ेगी। चाइना के साथ माइंडसेट प्रॉब्लम है क्या? ये आप 13 बार, देयर हैव बीन 13 एंगेजमेंट्स एट वेरियस लेवल्स बिटवीन द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एंड द चाइनीज गवर्नमेंट। लेटेस्ट जब आप अभी ताशकंद में गए थे और चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ अपने पर्सनली भी बहुत टाइम स्पेंड की है, फिर भी ये देखा गया है कि चाइना मसूद अजहर के मामले पे इन द यूनाइटेड नेशंस बैन से उन्होंने ब्लॉक किया। अब NSG बिड को उन्होंने स्टॉल की। Why is China repeatedly blocking us, Mr. Prime Minister, despite your personal proactive measures and your government's outreach? पहली बात है कि चाइना के साथ बातचीत हमारी होती है और होते रहनी चाहिए। विदेश नीति में ये जरूरी नहीं है कि हम समान विचार के ही हो तभी बात करेंगे। Absolutely. विपरीत विचार के होंगे तभी बातचीत ही एक मार्ग होता है और बातचीत के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। चीन के साथ भारत के कोई एक समस्या नहीं है, कई समस्याओं का ढेर पड़ा हुआ है और एक के बाद एक बातचीत करते 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 उसको हल्का करना या रास्ता निकालने का प्रयास चल रहा है। और मैं कह सकता हूं कि समस्याओं के समाधान में चीन भी हमारे साथ कोऑपरेटिव रहता है। कुछ विषयों में उनके सैद्धांतिक मुद्दे होते हैं, कुछ विषयों में हमारे सैद्धांतिक मुद्दे होते हैं, कुछ बातें में हम उनसे डिफर करते हैं, कुछ बातों में वो हमसे डिफर करते हैं और प्रामाणिक रूप से डिफर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम चाइना से आंख में आंख मिला करके भारत के हितों की बात डंके की चोट पर कहते हैं
भारत के हितों का हम ध्यान रखने वाली सरकार है। इस बात में हम जरा ही कोताही नहीं बरतते। अभी मैं 3 दिन पहले चीन के राष्ट्रपति जी से मिला। भारत के हित क्या है वो मैंने उनको साफ शब्दों में अपनी बात बताई है। वो एक अलग देश है, हम अलग देश हैं। क्या आपको लगता है आप उनके माइंडसेट को बदल पाएंगे एनएसजी के मेंबरशिप को लेकर? देखिए, विदेश नीति माइंडसेट बदलने के लिए नहीं होती है। विदेश नीति मीटिंग द पॉइंट ढूंढने होते हैं। कहाँ मिलेंगे, कितना मिलेंगे, हर देश से और मिल बैठ करके चलना होता है। हमारी कोशिश है। ये बात जो आपने की, इट इज ऑल्सो एप्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमेरिका। आपने जो स्पीच दी यूएस कांग्रेस पर, बाय द वे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इट वाज अ फैंटास्टिक स्पीच। थैंक यू। देयर वाज अ लॉट ऑफ ह्यूमर। आप काफी हंसी मजाक भी कर रहे थे उस स्पीच में, जो शायद एक तरह से यूनिक था। वो भी अप्रिशिएट कर रहे थे। इम्प्रॉम्प्टू था क्या वो? भाई साहब, मेरे मूल स्वभाव में तो मजाक का निशा है, लेकिन इन दिनों मजाक बहुत बड़ा संकट बन गया है। पता नहीं ऐसा क्यों? 24 घंटे चैनल में कौन शब्द कहाँ वो आधा उठा करके कौन क्या हवा में बना देगा, डर लगता है। मिस्टर प्राइम मैं सच बताता हूँ, पब्लिक लाइफ में से ह्यूमर चला गया है। उसका एक कारण ये डर रहता है जी। मुझे खुद को डर रहता है जी। पहले मैं भाषण करता था, साहब इतनी हंसी मजाक करता था, लेकिन कोई परेशानी नहीं होती थी। आप ज्यादा कॉन्शियस हो गए अभी? आप डर रहे हैं, कॉन्शियस नहीं, डर रहे हैं जी। सब कोई डर रहे हैं। मैं तो पार्लियामेंट में देख रहा हूँ जी, हंसी मजाक खत्म हो गई है जी। चिंता का विषय है। Maybe you should एक कहावत भी बोल दें हम। हाँ बोलिए। एक कहावत भी बोल दें तो किसी के साथ जोड़ देंगे और फिर चर्चा चालू कर देंगे। कहावत बोलने वाले को पता तक नहीं होता कि मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। तो you should not lose your sense of humor, Mr. Prime Minister. लेकिन ये बात सही है कि अमेरिका की मेरी यात्रा और कांग्रेस के अंदर संबोधन और भारत के प्रति इस प्रकार का सम्मान का भाव, ये इतना हाई पर न जाता तो एनएसजी को लेकर के इतनी हमारी आलोचना करने के लिए कोई मैदान में नहीं आता है। एनएसजी की आलोचना इसलिए नहीं हो रही है कि एनएसजी में कुछ गड़बड़ हुआ है, इसलिए हो रही है कि वहां हम ज्यादा सफल हो गए। तो आपको लगता है चाइना भी ज्यादा कॉन्शियस हो गया ऑफ ग्रोइंग फ्रेंडशिप विद अमेरिका? मैं यहाँ जो हो रहा है इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं, मगर अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में जब आपने वो स्पीच दी तो आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रेज यूज किया। आपने कहा वी हैव टू ओवरकम द हेजिटेशंस ऑफ हिस्ट्री। अब मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मगर जी। जैसे हेजिटेशंस ऑफ हिस्ट्री। But my question to you is, Mr. Prime Minister, how close can we get to America? Because many Indians believe that America is still supporting Pakistan, giving them military assistance. How close can we get? At what point do we stop before we are seen like an American ally? What is your own worldview on that? मैं खास करके मेरे देश के मीडिया को एक आग्रह करूंगा कि भारत की हर चीज को पाकिस्तान के संदर्भ में देखना हम बंद करें। भारत एक स्वतंत्र देश है, 125 करोड़ का देश है। वो दुनिया के जिस देश के साथ बात करेगा वो भारत के हितों के संदर्भ में करेगा। ये हमारी सबसे बड़ी कमी और गलती रही है कि हमने अपने आप को एक देश के साथ टैग कर करके हर चीज़ें चलाई है। हम एक स्वतंत्र देश हैं, हमारी अपनी नीतियां हैं, हमारा अपना भविष्य है। हमारे 125 करोड़ देशवासियों के भविष्य को लेकर के चलना है। हमारे हितों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इस मूल मुद्दों को लेकर के अमेरिका के साथ हमारे संबंधों में काफ़ी गर्माहट आई है। और आपने देखा होगा कि अमेरिका के अखबारों ने जो एडिटोरियल लिखे हैं मेरी इस यात्रा के बाद, उसका एक पॉइंट यह है कि ओबामा की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता है कि भारत के साथ उसकी गर्माहट भरी दोस्ती, ये कहा गया है। So what you are saying, Modi ji, that we can be close to America but we need not be an ally or be seen to be an ally. पहली बात है, आज बायपोलर अवस्था रही नहीं है। दुनिया इंटरकनेक्टेड है, दुनिया इंटरडिपेंडेंट है। आपको एक साथ सभी लोगों से जुड़ना पड़ेगा जी। दो विरोधी एक दूसरे के देश भी आपको को दोनों से दोस्ती करनी पड़ेगी। अब वक्त बदल चुका है। Mr. Modi, on 8th May 2014 मुझे मौका मिला था आपको इंटरव्यू करने के लिए। अहमदाबाद में इंटरव्यू हुई थी। आई थिंक वन लास्ट फेज ऑफ इलेक्शंस वाज लेफ्ट। हम बातचीत कर रहे थे पाकिस्तान के मुद्दे पर, और पाकिस्तान के मुद्दे पर आप मतलब अनकॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच रहा है आपका। 2 दिन पहले लश्कर ए तोयबा ने हमारे 8
जो हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं, दे किल्ड 8 सीआरपीएफ जवान्स इन एन अटैक। 8 मई के इंटरव्यू में आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग फेज रखी थी। आपने कहा था बम, बंदूक और पिस्तौल के आवाज में बात सुनाई देती है क्या, ऐसे आपने फ्रेज किया था। डू यू बिलीव वी हैव बीन टू जेनरस टुवर्ड्स पाकिस्तान? डू यू बिलीव वी हैव ज्यादा उदार हो गए हम पाकिस्तान की ओर? 2 चीजें हैं। एक, भारत हमेशा ये चाहता है अपने पड़ोसियों से दोस्ती, उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। हम सुख चैन से जीना चाहते हैं। और मैंने बार बार कहा है कि भारत को भी गरीबी से लड़ना है, पाकिस्तान से भी को भी गरीबी से लड़ना है, क्यों ना हम दोनों मिलकर के गरीबी से लड़े। ये बात मैं चुनाव के पहले भी बोल रहा था, मेरे इलेक्शन अभियान में भी बोल रहा था। तो और जब मेरे प्रधानमंत्री पद के शपथ थे तो मैंने सार्क देशों को निमंत्रित भी किया था, सब लोग आए भी थे। तो हमारे इरादे और सोच में और आज के हमारे व्यवहार में कोई फर्क नहीं है। नंबर 2, टेबल पे जो काम जिनको करना है टेबल पे करेंगे, और सीमा पर जिसको काम करना है वो सीमा पर भी उतनी ही ताकत से करेगा। जिसकी जो जिम्मेवारी है वो बखूबी निभाएगा, और हमारे जवान निभा रहे हैं। ये बात सही है कि आतंकवादियों पर दबाव बढ़ा है, उनकी योजनाएं सफल नहीं हो रही हैं। जिस इरादे से वो आगे बढ़ना चाहते हैं रास्ते में ही उनको बहुत बड़े प्रतिकार का मुकाबला करना पड़ता है। तो इस निराशा के कारण वो घटनाएं हो रही है, और हमारे जवान अपनी जान की बाजी लगा करके देश की रक्षा कर रहे हैं। हमें नाज है हमारे जवानों पर। आपके फॉरेन पॉलिसी को जब स्टडी किया जाता है तो ऑब्जर्वर्स एनालाइज करते हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब अगर आप मुझे मौका दें, मैं थोड़ा एनालिसिस करना चाहता हूँ। टेरिफिक पेस ऑफ एंगेजमेंट हो गया था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बीच में पाकिस्तान के साथ। 30 नवंबर को आप नवाज शरीफ जी को मिले थे, साइडलाइंस में बातचीत हुई थी, आप दोनों सोफा पे बैठ के बात कर रहे थे। कई लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि क्या बातचीत हो रही है। क्लाइमेट समिट पे आई थिंक हुई थी। उसके बाद अचानक 7 दिन बाद एनएसजी लेवल टॉक्स हो गए। डोवाल जी ने बैंकॉक में जंजुआ जी के साथ बातचीत की, और वापस उसके बाद आप जब रशिया गए, रूस, अफगानिस्तान से होते हुए आप एक अनएक्सपेक्टेड विजिट आपकी थी नवाज शरीफ जी को मिलने में लाहौर के लिए। वो पर्सनल था मगर फिर भी उसकी इंपॉर्टेंस और गरिमा एक थी। उसके 8 दिन बाद पठानकोट में पाकिस्तानी टेररिस्ट ने अटैक की। क्या आप हमारे दर्शकों को कह सकते हैं कि क्या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या पाकिस्तान प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहा था? क्या पठानकोट के बाद उस पर चेंज हुई? क्या ये सही है कि उन 3 महीनों में काफ़ी मूवमेंट हो रही थी पाकिस्तान की ओर से? देखिए, पाकिस्तान में कई प्रकार के फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं। सरकार एक लोकतांत्रिक चुनी हुई व्यवस्था से ही बात करती है, और हमारी ये कोशिश जारी है, हमने की भी है। लेकिन हमारा सुप्रीम उद्देश्य शांति है, हमारा सुप्रीम उद्देश्य भारत के हितों की रक्षा है, भारत के हकों की रक्षा है। उसके लिए हम प्रयास करते रहते हैं, और प्रयासों में सफलता भी मिलती रहती है। जहाँ तक मिलना जुलना बातचीत करना जो विषय है, वो तो हमने पहले ही दिन जब हमने हमारे शपथ समारोह में निमंत्रित किया, उसी दिन ही वो क्लियर हो गया था कि हम दोस्ती चाहते हैं, लेकिन हम हमारे हितों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और इसलिए मैंने कहा मेरे देश के जवानों को पूरी छूट है, जिस भाषा में जवाब देना पड़े वो देते रहते हैं और देते रहेंगे। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, लक्ष्मण रेखा क्या है पाकिस्तान के लिए? उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैं चाहता हूं कि आप अगर उस पर थोड़ा विस्तृत रूप से आप इस पर रिप्लाई करें। 2014 में माना गया था कि लक्ष्मण रेखा ये है कि बातचीत हो रही है तो 2 देशों के बीच में हो, हुर्रियत के साथ ना हो। इट शुड बी बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। द अदर लक्ष्मण रेखा इज दैट यू मस्ट एक्ट ऑन 26/11। अभी तक कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हुई है। अब तीसरी बात आ गई है पठानकोट के केस पर वो फॉरवर्ड मूवमेंट करे। अभी इस वक्त लक्ष्मण रेखा क्या है जो अगर पाकिस्तान उस लक्ष्मण रेखा में रहेगा
तो फिर बातचीत पॉलिटिकल लेवल पे या किसी और स्तर पर हो सकती है? पहली बात है कि पाकिस्तान के साथ लक्ष्मण रेखा का फैसला किसके साथ करोगे? इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ कि और एक्टर्स के साथ? और इसलिए भारत ने हर पल सजग रहना पड़ेगा, हर पल चौकन्ने रहना पड़ेगा और उसमें कभी भी ढिलाई और कोताही नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन मेरे इन लगातार प्रयासों के परिणाम, मेरा लाहौर जाना, मेरा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यहाँ बुलाना, दुनिया को अब मुझे समझाना नहीं पड़ रहा है कि भारत की भूमिका क्या है। विश्व एक स्वर से भारत की भूमिका को सराह रहा है और पाकिस्तान को जवाब देने में मुश्किल हो रहा है, ये तो दुनिया देख रही है। अगर हम ऑब्स्टेकल बंद करके बैठते हैं तो दुनिया को हमें समझाना पड़ता है नहीं भी हम ऐसे नहीं हैं। दुनिया को समझाना नहीं पड़ रहा है, दुनिया भारत के विचारों को पूरे आतंकवाद, जैसे आतंकवाद, विश्व कभी भारत के आतंकवाद की थियरी को बाय नहीं करता था। वो कभी कभी तो यहाँ तक कह देते थे कि ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। आज पूरे विश्व को भारत के आतंकवाद के विषय में जो बातें कहता आया है उसको मानना पड़ रहा है। भारत आतंकवाद की जो चर्चा करता है, आतंकवाद के कारण भारत को जो नुकसान हुआ है, आतंकवाद के कारण मानवता को जो नुकसान हुआ है, ये बात आज विश्व के गले उतर रही है। तो मैं मानता हूं इस बात को हमें और आगे बढ़ाना है। Mr. Prime Minister, I now want to move to questions on the economy. पिछले 2 साल में आपने कई सारे स्कीम्स शुरू की हैं। एक थीम अगर देखा जाए जनधन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, स्वच्छ भारत, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, अगर इन सबको एक थीम में देखा जाए तो इस सोशल एजेंडा, is your social agenda at the core of your personal economic philosophy? Social transformation, is the social agenda at the core of your economic philosophy as the Prime Minister? पहली बात है कि हम अंत्योदय की विचारधारा को लेकर के निकले हुए लोग हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें जो चिंतन दिया है, जिसके आधार पर हमारी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विचारधारा पल्लवित, पुष्पित हुई है, उसमें, और महात्मा गांधी भी यही कहते थे कि भाई आखिरी इंसान के लिए क्या। तो मेरी विकास का पैरामीटर बड़ा साफ है कि विकास का लाभ सामान्य मानवी को, गरीब को कैसे मिलता है, और वही मेरी आर्थिक विषयों के केंद्र बिंदु में देश का गरीब व्यक्ति है। अब गरीब ताकतवर बनेगा और उतना ताकतवर बनना चाहिए ताकि वो गरीबी को परास्त करने की उसके अंदर हिम्मत आ जाए। गरीब को गरीब रख करके गुजारा करने में मदद करना वो भी एक रास्ता है, और गलत है ऐसा मैं नहीं कहता हूं, वो एक रास्ता है। लेकिन आज देश की स्थिति ऐसी है कि हम गरीब को ताकतवर बनाएं ताकि वो गरीबी के खिलाफ लड़ाई में मैदान में आए। हमारी सारी योजनाएं देश के गरीबों को एम्पावर करने की है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव लाने की है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना सिर्फ गरीबों का बैंक अकाउंट खुला ऐसा नहीं है, उससे उसको लगा है कि मैं देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहा हूं। जो बैंक वो दूर से देखता था आज वो अंदर जा पा रहा है। इससे उसका मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आता है। और मजा देखिए, हमारी इकोनॉमी में कभी सोचा था कि गरीबों के जेब से करीब करीब 40,000 करोड़ रुपया बैंक की अर्थरचना में आएगा। इन गरीबों का जिसका कभी अकाउंट नहीं था, किसी ने 100 रुपया रखा, किसी ने 50 रुपया रखा, किसी ने 200 रुपया रखा, यानी मेन स्ट्रीम में आने के लिए उसका मतलब कि उसका 100 रुपया उसने बचाया, उसके जीवन में बदलाव शुरू हुआ। हम टॉयलेट बनाने में लगे हैं,
टॉयलेट बनाने के पीछे मैं देखा, मैं अभी छत्तीसगढ़ गया था, एक माँ के चरण रज कर लेने का मुझे अवसर मिला। आदिवासी इलाके की एक गरीब माँ, उसके कान पे आया टॉयलेट बनाने का। उसने अपनी 4 बकरियां बेच दी और टॉयलेट बनाया। इतना ही नहीं, वो 90 साल की माँ डंडा लेकर के निकलती है और गांव में जितने भी 40-50 घरों का गांव होता है ट्राइबल, उसने हर घर में टॉयलेट बनाने के पीछे लग गई। ये जो चेंज आ रहा है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव लाने का कारण। मैं स्वच्छता अभियान कर रहा हूं। स्वच्छता अभियान आज गरीब को एवरेज बीमारी के पीछे प्रति व्यक्ति 7,000 रुपये खर्चा आता है, मोटा मोटा हिस्सा। उसका मूल कारण है गंदगी। गंदगी से सबसे ज्यादा नुकसान गरीब को होता है। गरीब बीमार हो जाता है, 2 दिन रिक्शा नहीं चला पाता है, बच्चे भूखे मरते हैं। गरीब को इस प्रकार से बदलाव लाने में कैसे हम मदद कर सकते हैं, एक। दूसरा, अब देश न्यू मिडिल क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, नौजवानों का एस्पिरेशंस हैं। तो मेरी नीतियों का दूसरा पहलू आपने देखा होगा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सी पोर्ट एक्टिविटी, पोर्ट एक्टिविटी, रेलवे एक्सपांसन, रेलवे स्टेशन अपग्रेडेशन। ये जो बदलाव है, ये सीधा सीधा मिडिल क्लास सोसाइटी को अपील करता है। मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस हैं। हमें जॉब क्रिएशन करना है। जॉब क्रिएशन कैसे होगा? जब तक मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के अंदर धन नहीं लगाता हूं, तब तक जॉब क्रिएशन नहीं होगा। आज आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा बिजली अगर कहीं पैदा हुई आजादी के बाद तो इस वर्ष हुई। सबसे ज्यादा कोयला निकला तो इस वर्ष हुआ। सबसे ज्यादा एक दिन में अगर रोड बनते हैं तो इस वर्ष बने हैं। सबसे कम समय में पोर्ट पर, सी पोर्ट पर स्टीमर खाली होना और भरने का काम होता है तो अब हो रहा है। ये सारी चीजों का जो बदलाव है, जो रोजगार के अवसर पैदा करता है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया मैंने ये कहा है कि हर बैंक एक महिला को और एक दलित या एक आदिवासी को आर्थिक व्यवस्था दे, ताकि वो अपने पैरों पर अपना एक एंटरप्रेन्योर के रूप में बाहर आए। ये बहुत रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा। तो ये मेरे आर्थिक व्यवस्था की मूल धारा है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं आपको इस पे इंटरप्ट कर सकूं, लोगों के एक्सपेक्टेशंस एक तरफ होते हैं, एक तरफ आपका विजन होता है। कई सारे प्रोग्राम्स जो आप कह रहे हैं, you can't put a calendar date to it, but they don't have an immediate impact. They may be able to show results in 3, 4, 5, maybe beyond 5 years. Now, there are challenges in that. Mr. Prime Minister, you are aware more than anyone else कि लोगों को immediate results चाहिए होता है। अब मैं job creation की बात आपने कही। पहली बात तो यह है कि as an achievement you have managed to grow the economy at 7.5%. जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्लाइमेट बहुत ही ब्लीक है, इसके बारे में आपने बात भी कही है। आपने फिस्कल टारगेट्स मीट किए हैं, एफडीआई इनफ्लोज बढ़ रहे हैं, मगर लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी नौकरियां बढ़ नहीं रही है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, मगर जो करंट स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इज इट जो लेटेस्ट लेबर ब्यूरो के फिगर्स हैं, इज इट अ सोर्स ऑफ कंसर्न फॉर यू एज द प्राइम मिनिस्टर? पहली बात यह है कि हमारे देश में 800 मिलियन 35 साल से कम आयु के लोग हैं। रोजगार की आवश्यकता बहुत है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन रोजगार कहाँ मिलेगा? इन्वेस्टमेंट आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम में लगेगा, मैन्युफैक्चर के सेक्टर में जाएगा, सर्विस सेक्टर में जाएगा। अब जैसे हमने इनिशिएटिव लिए, हमने एक मुद्रा योजना बनाई। इस देश के 3 करोड़ से ज़्यादा लोग, वो कौन है? धोबी है, नाई है, दूध बेचने वाला है, अखबार बेचने वाला है, ठेका चलाने वाला, ऐसे ऐसे लोग हैं। उनको हमने करीब करीब 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा विदाउट गारंटी पैसा दिया। अब जिसको ये पैसा मिला है, क्यों लिया है उसने पैसा? तो अपने काम को बढ़ाने के लिए लिया है, एक्सपांशन के। जब वो एक्सपांड करता है तो आज अगर उसके यहाँ एक व्यक्ति काम करता है तो उसको 2 रखने पड़ते हैं, 2 करते हैं तो 3 रखने पड़ते हैं। आप विचार कीजिए कि 3 करोड़ ऐसे छोटे छोटे लोगों को जब पैसा इतना आया है तो उन्होंने काम बढ़ाया होगा। अब वो लेबर डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रेशन में नहीं होता है। 3 करोड़ लोगों ने अपना एक्सपांशन। अब जैसे हमने एक छोटा सा निर्णय किया
कि हमारे देश में बड़े बड़े मॉल 365 दिन चलते हैं, लेकिन छोटे दुकानदार को छुट्टी रखनी पड़ती है। हमने बजट में निर्णय कर दिया कि छोटा दुकानदार भी देर रात तक दुकान चला सकता है, 7 दिन चला सकता है। मॉल को बंधन नहीं, गरीब आदमी को क्यों बंधन। अब क्या होगा, जो 7 दिन चलाएगा, देर रात चलाएगा, पहले उसका यहाँ एक आदमी काम करता था, उसको अब 2 रखने पड़ेंगे। रोजगार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो आपका फोकस एंटरप्रेन्योरशिप पर है? हर प्रकार से है हमारा। हम अब जैसे हम कह रहे हैं कि हम 2022 में हर एक को घर देना चाहते हैं। सबसे ज्यादा रोजगार देने की ताकत हाउसिंग में है। इतनी बड़ी मात्रा में घर बनेंगे, कितने लोगों को रोजगार बने। आपने देखा होगा पिछले वीक हमने टेक्सटाइल पॉलिसी लाए। ये टेक्सटाइल पॉलिसी में रोजगार देने वालों को इनकम टैक्स में रियायत मिलेगी। आप जितने ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे, आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। पहली बार रोजगार और टैक्स सिस्टम को जोड़ा गया है। तो ये चीजें हैं जो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए काम आती है, और हमारे सारे केंद्र बिंदु में सामान्य मानवी को रोजगार है। प्रधानमंत्री, सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन अभी भी कम नहीं हो रहा है। एक्सपेक्टेशन था कि फूड इन्फ्लेशन कम होगा। लोगों की उम्मीद आप पर प्रधानमंत्री के तौर पर ये बहुत है कि दाम कब कम होंगे। इसका राजनीतिक इम्पैक्ट ही नहीं, सोशल इम्पैक्ट होता है। अब पिछले 2 हफ्तों में खबर आ रही थी कि कई जगहों में दाल 150, 100 अरहर दाल 150, दूसरे दाल 200 रुपए तक जा चुके हैं, और फिर टमाटर के दाम बढ़ रहे थे। ये क्या सिर्फ सीजनल है? क्योंकि फूड इन्फ्लेशन 7.5% पे बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस कम हो रही हैं। इससे क्या आपको लगता है कि परसेप्शन इश्यूज क्रिएट होते हैं आपके सरकार के लिए भी? देखिए, महंगाई को परसेप्शन से नहीं देखना चाहिए जी। महंगाई रियलिटी होनी चाहिए। थाली में क्या होता है उसके आधार पर चलता है, और वैसे ही होना चाहिए जी। महंगाई को परसेप्शन के आधार पर भागने का प्रयास किसी ने नहीं करना चाहिए। सच्चाई को स्वीकार करना होगा। आप देखें, पिछली सरकार में जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही थी, आज उस तेजी में बहुत कमी आई है। आप आंकड़े देख लीजिए, आपको मिलेगा। दूसरा, 2 साल का भयंकर सूखा इस देश ने झेला है। सूखे का सीधा असर सब्जी पे, अन्न पर, पल्सिस पर होता है। ये तो क्योंकि ये चीजें तो धरती पर पैदा होती हैं। अब इतना बड़ा सूखा आ गया तो उसमें तो किसी के हाथ में रहता नहीं है। दूसरा होता है इंपोर्ट करना। फिर ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने बहुत बड़ी मात्रा में ये दाल वगैरह इंपोर्ट की है। तीसरी बात है, आपको मालूम होगा, भारत सरकार और राज्य सरकार ये दोनों की संयुक्त जिम्मेवारी होती है। ये न सिर्फ राज्य की जिम्मेवारी होती है, न सिर्फ केंद्र की जिम्मेवारी, दोनों की संयुक्त होती है। ये ब्लेम गेम का विषय नहीं होना चाहिए कि भाई राज्यों ने ये नहीं किया और भारत सरकार ने ये नहीं किया, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि दोनों की संयुक्त जिम्मेवारी है। और इसलिए कठोर कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को अधिकार दिए हैं। स्टॉक कितना रहना चाहिए, स्टॉक रहना चाहिए नहीं, सारे निर्णय राज्य कर सकते हैं। ये सारे हक हमने दिए हैं। कुछ राज्यों ने अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ राज्य कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के इस काम को करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि हम इतने तो सफल हुए हैं कि जिस गति से महंगाई बढ़ रही थी, उस गति से अगर बढ़ी होती तो पता नहीं क्या होता। उसको रोकने में सफल हुए हैं। लेकिन जहाँ तक दाल का सवाल है, भारत में उत्पादन बहुत कम हुआ है। कुछ दाल में जो किसान थे दाल करते थे, वो ज़्यादातर शुगर की तरफ चले गए। वो भी एक चिंता का विषय है। हमने दाल में स्पेशल इंसेंटिव रखे, दाल का MSP अलग बनाने का प्रयास किया है। दाल को हमने लोगों से, किसानों से बोनस के साथ लेने का दिशा में भी कदम उठाए हैं। तो दाल का उत्पादन बढ़े, उस पर हमारा फोकस है। बाहर से ला करके स्टॉक करें, वो भी फोकस है। प्रयास भरपूर हो रहे हैं और मैं मानता हूं कि ये सरकार की सिंसियरिटी के संबंध में देश के किसी व्यक्ति को शक नहीं है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इज योर व्यू? मैं ये सवाल बहुत डायरेक्टली करूंगा आपसे। व्हाट इज योर व्यू अबाउट द कंट्रोवर्सी अराउंड द एग्जिट ऑफ रघुराम राजन एज द RBI गवर्नर? इस पे बहुत बातचीत हुई।
ये भी कमेंट्री हुई कि इट में अफेक्ट इंडियाज इमेज परसेप्शन एज अ ग्लोबल इकोनॉमी. व्हाट इज योर ओन व्यू ऑफ द कंट्रोवर्सी अराउंड द एग्जिट ऑफ रघुराम राजन? जब मेरी सरकार बनी 2014 मई में, आप मई जून जुलाई 2014 के अखबार निकाल दीजिए, टीवी डिबेट निकाल दीजिए. टीवी डिबेट ये होती थी, क्या नई सरकार रघुराम राजन को रहने देगी, क्या नई सरकार रघुराम राजन को निकाल देगी. और करीब करीब एक मत सबका था कि पुरानी सरकार ने इनको अपॉइंट किया है तो उनका कार्यकाल ये मोदी पूरा करने नहीं देगा और उनको निकाल देगा. आपने देखा कि वो अपना पूरा कार्यकाल काम किए हैं. पूरा कार्यकाल जितना पुरानी सरकार ने जितने साल के लिए उनको अपॉइंट किया था वो पूरा कार्यकाल कर रहे हैं. तो वो सारी गलतफहमियां चली गई. दूसरा, मेरा 2 साल का अनुभव है कि आज जो लोग उनके लिए विवाद करते हैं वे रघुराम राजन जी को अन्याय कर रहे हैं. ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ. जो लोग कहते हैं, मैं मानता हूँ हम में से किसी से भी रघुराम राजन की देशभक्ति जरा भी कम नहीं है. उनके साथ ये अन्याय होगा ये कहना कि किसी पद पर होंगे तभी वो देश की सेवा करेंगे. मैं जितना रघुराम राजन को जानता हूँ, वो किसी भी पद पर हो, कहीं पर भी हो, वो भारत की सेवा करने वाला इंसान है, भारत को प्रेम करने वाला इंसान है. और इसलिए रघुराम राजन की सेवाएं देश को नहीं मिलेगी ऐसे रघुराम राजन नहीं है. वो देश को प्यार करने वाले इंसान है. तो ये उनके साथ बड़ा घोर अन्याय कर रहे ऐसी भाषा बोलने वाले लोग. मेरा अनुभव उनके साथ अच्छा रहा है. उन्होंने जो काम किया है उसकी मैं सराहना करता हूँ और उनके भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं हमेशा रहेगी. अब प्रधानमंत्री जी, इससे रिलेटेड सवाल ये है कि आपने रिसेंटली जब आपने स्पीच दी एग्जीक्यूटिव में तो आपने 7 शब्द के प्रयोग किए, 7S: सेवा भाव, संतुलन, संयम, संवाद, समन्वय, सकारात्मक और संवेदना. मैं रघुराम राजन के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूं क्योंकि आपने ये शब्द आपने यूज़ किए इन योर नेशनल एग्जीक्यूटिव इलाहाबाद में 14 जून में आपने जब स्पीच दी कि आपने कहा कि हमारे पार्टी लीडर्स और हमारे वर्कर्स जो हैं उनको अपने डेली डीलिंग्स और बिहेवियर में इनका यूज़ करना चाहिए. प्रधानमंत्री जी, रघुराम राजन के कॉन्टेक्स्ट में भी आपके राज्यसभा एमपी कई सारे कमेंट्स कर रहे थे और फिर उसके बाद भी देखा गया कि बड़े वरिष्ठ सरकारी ब्यूरोक्रेट्स के बारे में भी इस तरह की आलोचना कर रहे हैं. तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है कि ये उचित है? संयम और संतुलन की बात जब हो रही है तो क्या ये उचित है? मेरी पार्टी में हो या ना हो, फिर भी मैं मानता हूँ इस प्रकार की चीज़ें अनुचित है. ये जो पब्लिसिटी का शौक है उससे कभी भी देश का भला नहीं होता है. बहुत जिम्मेदारी से हर किसी ने व्यवहार करना चाहिए. कोई अपने आप को व्यवस्था से बड़ा माने वो गलत है. That's a very clear message. मेरा बहुत स्पष्ट मैसेज है, उसमें कोई दुविधा नहीं है मुझे. And I find, Mr. Prime Minister, if I may say so, between 8th May and now you are speaking as straight as you did before you took over as Prime Minister. So I think that answer takes me to the next subject. Mr. Prime Minister, the issue is that of black money. आपने बड़े इंटरेस्टिंग तौर से कहा कि prices should not be looked at from the point of view of perception. Equally, Mr. Prime Minister, it can be said that an issue like black money should not be looked at only in terms of perception. But it is perception forming, इस पे political debates तो ज़रूर होती है. एक्सपर्ट्स कहते हैं ब्लैक मनी इकोनॉमी श्रिंक हो चुकी है. जो 15-20% थी इकोनॉमी की वो श्रिंक हो चुकी है. वो लैंड डीलिंग्स में हो, किसी और चीज़ में हो. यू हैव पास द ब्लैक मनी बिल, यू हैव मेड टैक्सेशन मोर ट्रांसपेरेंट, यू हैव स्टार्टेड इंफॉर्मेशन शेयरिंग विद कंट्रीज, यू हैव टेकन स्टेप्स. बट प्राइम मिनिस्टर मोदी, people still expect that a 25 lakh crores will be brought back and put into their bank accounts. How will you address that expectation? ये जो उम्मीद है, लोगों की जो उम्मीद है ब्लैक मनी को लेकर, आप उन्हें कैसे एड्रेस करेंगे? एक तो ये समस्या क्यों पैदा हुई, ब्लैक मनी विषय
इतना गंभीर रूप क्यों लिया, इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। इस देश के सामान्य व्यक्ति के मन में भी ये बात घर कर गई है कि जो लोग चोरी करते हैं वो विदेशों में रुपये ले जाते हैं। सामान्य मानवीय रियलिटी है। इवन मैं भी जब तक सामान्य नागरिक के नज़र से देखो तो मुझे भी लगता है यार ये पैसे जाते कहाँ हैं, मुझे भी लगता था। संसद में हमेशा इस बात को टाला गया। जब सुप्रीम कोर्ट में मसला गया और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आदेश किया कि एसआईटी बनाओ, उसको भी 3 साल तक पुरानी सरकार ने टाल दिया, 2011 से 2014 तक। तब राजनीतिक दलों के मन में, देश के मीडिया के मन में, देश के सामान्य मानवी के मन में कुछ तो काला है जी। तो काला धन का एजेंडा बनने का मुकाड़ा। और ये बात मैं आज भी कह सकता हूं, ये ठीक है कि विदेशों में पैसे हैं तो उसके कुछ नियम हैं दुनिया के साथ बातचीत करने का, लेकिन 2011 से 14 के दरमियान ऐसे लोगों को अपने रुपये इधर उधर करने का एक बहुत बड़ा अवसर दे दिया गया। और आपने कहा भी था 17 फरवरी 2014 को आपने कहा था कि इस मामले पर सिर्फ जो उस समय के वित्त मंत्री थे सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं। आपने ये परिणाम ये हुआ कि ये लोगों को मौका मिल गया, इधर उधर जो कुछ उनको करने का मौका मिल गया। दूसरी बात है, हमने आते ही कैबिनेट का पहला डिसीजन एसआईटी बनाना काले धन के लिए, जो कि 2011 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पेंडिंग पड़ा था। ये हमारी सिंसियरिटी दिखाता है। तब से लेकर के विदेश के काले धन के लिए जो कठोर कानून बना है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कितना कठोर कानून है, और जो भी उसमें लपेट में आएगा उसका क्या हालत होगा वो कानून देख करके पता चलेगा। तीसरी बात है, मैं G20 समिट में गया। कभी G20 समिट में काले धन की चर्चा नहीं होती थी। G20 समिट की मेरी पहली मीटिंग थी। मैं पहली बार दुनिया के देश के नेताओं को मिला था और G20 समिट में पहली बार एक पैराग्राफ ये अनअकाउंटेड मनी के ऊपर आया, ब्लैक मनी पर आया, और 20 देशों ने कहा इसमें हमने दुनिया को कोऑपरेट करना चाहिए। ये डर्टी मनी, ये ब्लैक मनी, ये सारे टेररिज्म के साथ भी जोड़ करके देखा गया। विश्व सहमति का माहौल बना। दुनिया के कई देशों के साथ हमने एग्रीमेंट एक के बाद एक कर रहे हैं कि भाई आप हमको रियल टाइम ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। अभी मैं स्विट्जरलैंड गया था, इसकी चर्चा बहुत कम आई। मेरे स्विट्जरलैंड से आने के तुरंत बाद स्विट्जरलैंड से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन यहाँ आया। भारत सरकार के साथ उस डेलीगेशन की मीटिंग हुई और उस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं कि स्विट्जरलैंड, जो हमारे यहाँ पैसे रखने की जगह स्विट्जरलैंड मानी जाती रही कई वर्षों तक, वो स्विट्जरलैंड ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए हमसे सहमति बनाने की दिशा में चर्चा कर रहा है। वो चर्चा बन जाएगी, बहुत बड़ा काम होगा। तीसरी एक बात आपने देखा होगा, मॉरिशस रूट। हर चीज में मॉरिशस रूट आता था जी। भारत से काला धन बाहर जाना, फिर मॉरिशस रूट से आना, ये से एक चर्चा हो रही थी। सबको लगता था कि मॉरिशस रूट का कुछ नहीं हो सकता। ये हमारी सरकार है जिसने मॉरिशस के साथ डायलॉग किया, पुरानी ट्रीटी में पुनर्संशोधन किया और मॉरिशस रूट को ब्लॉक करने की दिशा में हमने सफलतापूर्वक नए सिरे से ट्रीटी की और आने वाले दिनों में फेज आउट करके उसको पूरा कर दिया जाएगा। ये सारे निर्णय काले धन के खिलाफ लड़ाई के हैं। ये एक जगह से बंदूक चलाने से काम होने वाला काम नहीं है, हो रहा है। दूसरा, भारत में काला धन जनरेट ना हो, भारत से काला धन बाहर न जाए, उस पर भी हम काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उसका परिणाम नजर आ रहा है। ये 15 लाख रुपए के मामले को जब ऑपोजिशन आप पर उठाती है तो उस पर आप चुनाव में ऑपोजिशन के लोग बोलने के लिए रहने दीजिए ना उनको इतना तो रहने दीजिए उनको बोलने के लिए। प्रधानमंत्री जी, देयर हैज बीन नो major financial corruption or scam in your tenure in the last 2 years. Perception is again what people say is because you keep a very tight control on the reins of government. But the question is, there are people, लोग हैं जो willful defaulter हैं और जो economic offenders हैं, वो देश से पैसा लेकर या देश में एक बड़े बड़े economic offense लेकर वो विदेशों में रहते हैं, फिर रूल्स यूज करते हैं, लॉयर्स को यूज करके दे डोंट कम बैक टू इंडिया। एंड पीपल आर आस्किंग नाउ दैट इज द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट डिटर्मिन्ड टू टेक दीज केसेस ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स एंड इकोनॉमिक ऑफेंडर्स टू देयर लॉजिकल कंक्लूजन।
पहली बात है, देश की जनता के मन में ये सवाल ही नहीं है। देश की जनता को पूरा भरोसा है, ये करेगा तो मोदी करेगा और करके रहेगा। देश की जनता को पूरा भरोसा है। Does it worry you that these people have misused the laws? And मैं इसको मौका समझता हूं और मैं इनको कानून क्या होता है वो दिखाऊंगा। Mr. Modi, और कई केसेस आए हैं करप्शन के अबाउट द प्रीवियस गवर्नमेंट which have now come out. अगस्ता वेस्टलैंड की बात हुई, कई सारे डिफेंस स्कैम्स और डिफेंस ट्रांजैक्शंस पे अब गंभीर रूप से एनालिसिस हो रही है। जो सीएजी रिपोर्ट्स में भी जो कहा गया था मगर जिनको इग्नोर किया गया था, वो केसेस अभी सामने आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन का नहीं है। ऐसे सवाल देश के नेशनल सिक्योरिटी पर डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस रखते हैं। क्या आपको लगता है जब आपको कहा जाता है पॉलिटिकल विचंट है नरेंद्र मोदी सरकार की, या फिर ये सब केसेस क्या पॉलिटिकल पेट्रोनेज के बिना हो सकते थे? एक तो बहुत सी चीजें होती हैं जो सामने दिखती नहीं है। मैं अनुभव कर रहा हूं कि मुझे इतनी गंदगी के से चीज़ों को बाहर निकालने के लिए मेहनत पड़ रही है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और वो वहाँ जो काम कर रहा है उसको पता है कि कैसी गंद भरी पड़ी है और किस प्रकार से चीज़ों को उलझाया हुआ है, कैसी कैसी ताकतें जुड़ी हुई। वो तो मैं अगस्ता हेलीकॉप्टर का जैसे मसला है, जैसे जैसे हम जांच कर रहे हैं, मैं इस बात का इनकार नहीं कर सकता और मैं नहीं मानता हूं कि ये शक करने का पूरा हक बनता है कि ये करने वाले लोग बड़े अनुभवी लोग हैं। इनकी बड़ी परफेक्ट प्रैक्टिस है ये सारे काले धंधे कैसे किए जाते हैं, यानी बड़े माहिर और जानकार लोग हैं। और ये भी चीज़ स्मेल कर सकते हैं कि कोई बड़े रक्षा कवच के बिना ऐसी बातें नहीं हुई होगी। अब जांच एजेंसियां कर रही हैं, कहाँ तक पहुंच पाते हैं देखते हैं, लेकिन टारगेट कर करके काम नहीं होना चाहिए और न ही मेरी सरकार करती है। पाप हुआ है, कितना हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है, वो जांच एजेंसी प्रोफेशनल वे में अपना काम करेगी। उस बीच में जो भी आएगा आएगा। प्रधानमंत्री जी, यूएस में कांग्रेस में ने जो आपने स्पीच थी उसके बारे में बात कर रहे थे और आपके ह्यूमर के बारे में बात की। अब मुझे लगा थोड़ा इम्प्रॉम्प्टू भी था, मगर जो वहाँ पे बिल्कुल रिलेट कर पाए वहाँ के लोग, कि आपने कहा कि हम आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स, यू सेड आई एम इन्फॉर्म्ड that the working of the US Congress is harmonious. और फिर आपने पॉज, फिर उसके बाद एक पॉज था, फिर वहां पे लोग उस समय हंस रहे थे। फिर आपने कहा आई एम टोल्ड, पूरा एम्फोसाइज करके आप कह रहे थे दैट यू आर वेल नोन फॉर योर बाई पार्टिसानशिप। फिर द applause was more. And then you said you are not alone, and time and again I have witnessed a similar spirit in the Indian Parliament. काफी रोमांचक तरीके से आपने काफी सीरियस बात के बारे में बात की। फिर आपने रेफरेंस रखा था अपर हाउस के बारे में, उस पर भी देयर वाज अ लॉट ऑफ रिस्पांस। पहले तो आपके ह्यूमर को काफी अप्रिशिएट किया गया एंड आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल मोमेंट व्हेन यू वर स्पीकिंग। बट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, व्हेन यू लुक बैक एट पार्लियामेंट, दिस क्वेश्चन कम्स टू मेनी पीपल्स माइंड्स। हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी been held back from achieving his own objectives because of the non-stop parliamentary logjam? How much has this affected his moving towards his own targets? And अगर थोड़ा आप critical analysis कर सके situation का, do you feel your government could have been more consultative, or do you feel the blame is entirely with the opposition? मैं इसको अलग तरीके से देखता हूँ। मैं मानता हूं जरा ज्यादा ही परेशानियां हो रही है। दोष हमारा है कि किसी और का है, ये मैं लोगों पे छोड़ता हूं, वो लोग निर्णय करें। लेकिन संसद में चर्चा होने से हो सकता है निर्णय ना हो, निर्णय विरोध में हो, उसमें क्या है, लेकिन चर्चा तो हो। दुख की बात यह है कि चर्चा से
कोई भाग जाए, चर्चा न होने दे, ये लोकतंत्र में चिंता का विषय है। सरकारी काम हो या ना हो, वो उतना चिंता का विषय मैं नहीं देखता हूँ। वो आज नहीं तो कल होगा, या कुछ चीज़ें ऐसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, संसद है चर्चा के लिए, संसद है अपना विरोध व्यक्त करने के लिए, संसद है अपने विरोधों के तर्क देने के लिए, समर्थन के वक्त तर्क सुनने के लिए। ये जो संसद का मूलभूत स्पिरिट है, इसको बचाने की जिम्मेवारी हर किसी लोकतंत्र प्रेमी की है। वो संसद में उनकी भी है, संसद के बाहर है उनकी भी है, सत्ता में है उनकी भी है, सत्ता में नहीं है उनकी भी है। तो ये एक स्पिरिट का विषय है और करना चाहिए। जहाँ तक सरकार का सवाल है, हर मुद्दे पर हर फोरम में हम लोगों ने बातचीत करने की प्रयास की है। मैंने स्वयं ने भी विपक्ष के नेताओं से मिलकर के बातें की हैं। बिल्कुल, हमारे सरकार के जो प्रमुख लोग हैं वो भी लगातार संपर्क में रहते हैं, और आपने देखा होगा कि कई मसले हल भी हुए हैं। कई हमने करीब राज्यसभा में पिछले सत्र में 12 बिल पास किए, लोकसभा में 10 बिल पास किए, तो गति बढ़ी भी है। लेकिन ये जो लोग विपक्ष कहते हैं ना, वो विपक्ष के साथ अन्याय है। सदन में ऐसे भी दल हैं जो बीजेपी के साथ नहीं है, एनडीए के साथ नहीं है, फिर भी महत्वपूर्ण निर्णयों में सरकार के फैसलों के साथ है। इसलिए सब विपक्ष सामने है, ये इस प्रकार से विपक्ष को बदनाम करना, ये जो कुछ लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। एक दल है जिसकी समस्याएं हैं, और उस दल को अब सारी दुनिया जानती है। दूसरी एक बात है, ये कहना कि भी आप भी विपक्ष में थे ऐसा करते थे, आप भी विपक्ष में ऐसा करते थे। विपक्ष में भी एक फर्क होता है। मैं 60 साल तक सरकार चला करके आज विपक्ष में बैठा हूं, तो मुझे सरकार की सारी नीति-गिटी मालूम है, जिम्मेवारियां मालूम है। मैं अचानक वो बिहेव नहीं कर सकता हूं जो एक बिल्कुल नया सा विपक्ष कर दे। जिसने कभी सत्ता में रहा नहीं, जिसने देखा नहीं, तो हो सकता है वो करे। लेकिन अब जैसे मान लीजिए हम आज सत्ता में है, और मान लीजिए हम 2040 के अंदर हम विपक्ष में चले गए, तो 2040 में हम वो आचरण नहीं कर सकते जो हम 2010 या 9 में करते हो। कांग्रेस पार्टी तो बहुत एक्सपीरियंस्ड और पुरानी पार्टी है, इसलिए तो मैं कह फिर रहा ये हूं, प्रॉब्लम क्यों? मैं यही कहता हूं, जिन्होंने इतने साल तक सत्ता रही है उन्होंने ये नहीं करना चाहिए। कोई नया दल हो, विपक्ष हो, वो अपनी छोटी सी प्रदेश की कोई मांग हो या एक आध एमपी अपने इलाके की मांग हो और कुछ कर बैठे, समझ सकते हैं। लेकिन जो इतने साल तक सत्ता में रहे हो, उनको ये करना अच्छा नहीं लगता है। प्रधानमंत्री जी, क्या आपको लगता है कि जो जीएसटी बिल है 1.5 साल से ये रुकी हुई है? इट इज़ अ पाथ ब्रेकिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म, इट यूनिफाइज द कंट्री। रिसेंटली यू मेट Ms. Jayalalitha after she was sworn in as Chief Minister. Mamata Banerjee has extended her support for the GST, और कांग्रेस पार्टी के भी कई allies हैं स्टेट लेवल पर जो सपोर्ट कर रहे हैं GST को. Do you feel optimistic that the GST bill will be passed in the next session of Parliament? पहली बात ये समझ लीजिए कि GST को हम सिर्फ एक आर्थिक रिफॉर्म के दायरे में ही देखते हैं, उसके कारण सही बात नीचे नहीं पहुंचती है। जीएसटी न होने का सीधा मतलब है उत्तर प्रदेश के गरीबों का नुकसान। जीएसटी न होने का सीधा मतलब है बिहार के गरीबों का नुकसान। जीएसटी का न पास होने का मतलब होता है बंगाल, आसाम, उड़ीसा जैसे गरीब राज्यों के गरीबों का नुकसान। ये बात राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं उनको समझ आनी चाहिए। जिन राज्यों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उन राज्यों के गरीबों के लिए जीएसटी लाभ करता है, क्योंकि उस राज्य को सबसे ज्यादा पैसे का लाभ मिलने वाला है। वो पैसे उस राज्य की गरीबों की भलाई के लिए काम आने वाले हैं। और इसलिए चाहे ममता जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे नवीन बाबू हो, ये सारे राज्य जीएसटी जल्दी पारित हो इसके लिए आग्रही है। एक ही दल है जिसने इसको अपना
प्रतिष्ठा का विषय बनाया हुआ है। अब मुझे जिस प्रकार का अब अरिथमेटिक बन रहा है, मैं आशा करता हूं कि बहुत ही जल्द गरीबों की भलाई में निर्णय हो। आपको हैरानी होगी कि विरोधवाद किस समय हद तक विकृति की ओर आगे बढ़ा है। गत सदन में हम एक एक्ट लाए थे। भारत सरकार के पास कैंपा फंड के 40,000 करोड़ रुपया पड़ा है, 40,000 करोड़ रुपीस। वे हम राज्यों को देना चाहते थे। राज्यों को वो पैसों का उपयोग फॉरेस्ट्री के लिए करना है, ग्रीनरी के लिए करना है, पेड़ पौधे लगाने के लिए करना है, उसी के लिए वो बिल है। अगर इस बारिश के पहले ये 40,000 करोड़ रुपया राज्यों के पास चला जाता तो इस वर्षा ऋतु का उपयोग वो फॉरेस्ट्री के लिए कर सकते हैं। कईयों को रोजगार मिलता, पेड़ पौधे लगाने वाले गरीब आदमी को रोजगार मिलता, पेड़ पौधे लगते, बारिश में पेड़ पौधे अपना जम जाते, 1 साल के भीतर भीतर दिखने लग जाते। जस्ट विरोधवाद के कारण राज्यों के 40,000 करोड़ रुपयों के लाभ से राज्यों को वंचित कर दिया गया। जंगलों में ये पैसे काम लगने वाले थे, आदिवासियों के लिए लगने वाले थे, रोक दिया। तर्क कोई नहीं, कोई तर्क नहीं। इसका रीजन थोड़ा मैं और इससे आपने कोशिश की थी, आपने आपके पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को और सोनिया गांधी जी को आपने इधर ही रेस कोर्स रोड में आपने आमंत्रित किया था, बात हुई थी। फिर भी ये जो आपने वर्ड यूज की, प्रतिष्ठा का सवाल, ईगो इशू, ये क्यों बन गया है? और लोग ये जानना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर इसको क्यों खत्म नहीं कर पा रहे? इसका जवाब प्रधानमंत्री नहीं दे सकता है। इसका जवाब जहां से रुकावट होती वो ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा प्रयास जारी रहेगा। जिस प्रकार से समझा सकता हूं मैं समझाने के लिए तैयार हूं। किसी के घर जाकर के चाय पी करके कहना पड़े तो भी मैं तैयार हूं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे देश के, उत्तर प्रदेश के गरीबों को लाभ हो, ये मेरा मकसद है। उत्तर प्रदेश की बात आपने की, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, 6, 7, 8, 10 महीनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। सारे देश की फोकस उस पर रहेगी। आप वाराणसी के सांसद हैं, मगर कई सारे कमेंट्स आते हैं, बीजेपी, कोई कहते हैं संघ परिवार, कोई इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, जो कम्युनल कलर आ जाती है। और एक ही दल से नहीं, अन्य दल से भी होता है ऐसा रिएक्शन, बातचीत ऐसे हो सकती है। Mr. Prime Minister, are you going to be able to keep development as the sole agenda? जो मुख्य मुद्दा होना चाहिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में, वो डेवलपमेंट होना चाहिए, ये कैप्साइज नहीं हो, कोई फोकस दूसरा ना कर दे। क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि कम्युनल एजेंडा आगे नहीं बढ़ जाएगा? मेरा कन्विक्शन है, मेरा कमिटमेंट है। 2014 के मेरे चुनाव में भी आपने देखा होगा, मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा हूं। देश की नई पीढ़ी विकास में ही विश्वास करती है। मैं मानता हूं सब समस्याओं का समाधान विकास में है। ये जो तनाव की बातें लोग करते हैं, उसका उपाय भी विकास में है। अगर हम लोगों को रोजगार देंगे, अब अगर हम लोगों को रोटी देंगे, अब हम लोगों की सुख सुविधा की चिंता करेंगे, लोगों को शिक्षा देंगे, तो सारे तनाव भी कम हो जाएंगे। और इसलिए जो भी देश का भला चाहते हैं, उन सबसे मेरा यही आग्रह है कि हम विकास की स्पर्धा करें। कौन विकास में आगे बढ़ रहा है उसकी स्पर्धा करें। यही माहौल देश में बनना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि बन रहा है, इन दिनों बन रहा है। तो ये जो कहा जाता है हॉट हेड्स है, जो एक्सट्रीम कमेंट्स करते हैं, क्या इनको नियंत्रित करने की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि धर्म के मुद्दे पर राजनीति ना हो? पहली बात है कि देश को विकास के मुद्दे पर ही आगे बढ़ना चाहिए, मेरा साफ मत है। और देश विकास के मुद्दे पर आगे बढ़े जरूरी है। मैं मीडिया के लोगों को भी कहता हूं कि ऐसे बयानबाज लोगों को आप हीरो मत बनाओ। वो कमेंट्स भी तो करते रहते हैं। हीरो मत बनाओ ना, बंद हो जाएंगे जी। नहीं, हीरो कहाँ, हम तो विलन बनाते हैं। कोई उनको, लेकिन उनको इतना क्या बड़ा बनाते हो भाई। मैं तो ऐसे लोगों के बयान कभी देखता हूँ, आपके टीवी पे लोग है, कभी हम लोग का चेहरा भी न देखा हो।
अब वो स्पोक्समैन बन जाते हैं आपके। सेल्फ स्टाइल्ड स्पोक्समैन। पता नहीं क्यों ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, 2017 में हम बात कर रहे हैं, 2016 में बात कर रहे हैं 2017 इलेक्शंस की। दिल्ली के बाद बिहार, बिहार के बाद असम, पश्चिम बंगाल, उसके बाद हम बात करें पंजाब, पंजाब खत्म होने के पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, फिर बात है गुजरात में आपके अपने स्टेट के इलेक्शन की। क्या आपको नहीं लगता कि ये देश जो है ये परमानेंटली एक इलेक्टोरल साइकिल में फंसा हुआ है? यानी कि द फोकस कॉन्स्टेंटली, and I want you to reflect on this issue, the focus is on party politics, polarizing issues, not on governance. We are a country जिसको कहा जाए we are constantly in political campaign mode. Is this a good thing? Should we break away from it? And what is your view on it? देखिए, ये नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री का मुद्दा नहीं है, और न ही किसी एक दल का मुद्दा है, न ही किसी एक सरकार का मुद्दा है। लेकिन अभी गत सत्र के पहले स्पीकर महोदय ने सभी दल के लोगों को भोजन पे बुलाया था। एजेंडा मीटिंग होने के बाद भोजन के लिए बैठे थे, मैं भी भोजन के समय पहुंचा था। तो ऐसे ही भोजन पर बात करते करते ऑलमोस्ट ऑल पार्टी के लोगों ने एक बात निकाली कि साहब, ये केंद्र और राज्यों के चुनाव साथ साथ होने चाहिए। हर एक ने विषय निकाला। उसके बाद जब राज्यसभा के एमपी के विदाई का समारोह था, तो समारोह शुरू होने से पहले हम लोग ऐसे ही खड़े थे, तो सभी दल के नेता हम लोग ऐसे ही आपस में गप्पे गोष्ठी कर रहे थे। उसमें फिर से विषय की थी, एक दल के नेता ने निकाला, उसने कहा मोदी जी कुछ भी करो, ये चुनाव में से बाहर निकालो। क्या आपके दल के नेता थे कि नहीं? हमारे दल के नहीं थे। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा भैया चर्चा होनी चाहिए, इसमें क्या है। फिर मैंने एक दिन कहा भी, मुझे सब लोग मिले थे, बात निकाल रहे थे। संसद में भी इस विषय की एक कमेटी में चर्चा हो चुकी है, लेकिन ये काम इलेक्शन कमीशन ने भी शुरू किया है। उन्होंने शायद चिट्ठी भी लिखी है। देखिए, काले धन के खिलाफ जो लड़ाई है ना, उसमें ये बार बार चुनाव, ये भी काले धन के साथ जुड़ जाता है। देश को काले धन से मुक्ति दिलानी है तो चुनावों में भी सुधार आवश्यक है। उन सुधार के कई पहलू, उसमें एक ये भी है, और मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री इसका निर्णय नहीं कर सकते और न करना चाहिए, न सरकार कर सकती है। इसकी व्यापक बहस होनी चाहिए, बहस से भागना नहीं चाहिए। ये लगातार चुनाव, राज्यों में चुनाव, ये जो चक्र चलता रहता है। आज हिंदुस्तान का मतदाता बहुत ही मैच्योर हो गया है जी। लोकसभा के लिए वो एक निर्णय करता है, विधानसभा के लिए दूसरा निर्णय करता है। हम लोगों ने देख चुके हैं 2014 में लोकसभा का चुनाव और उड़ीसा का चुनाव साथ साथ था। बिल्कुल, उसी मतदाताओं ने उड़ीसा के लिए एक जजमेंट दिया और दिल्ली के लिए दूसरा जजमेंट दिया। तो इस देश का मतदाता बहुत ही मैच्योर है, उसमें मैच्योरिटी पे भरोसा करना चाहिए, एक बहस करनी चाहिए। साथ साथ चुनाव लाने से खर्चा कम कैसे हो सकता है, काला धन का जंजाल कैसे कम हो सकता है, 5 साल पूरा समय देश को आगे बढ़ाने के लिए समय मिल सकता है। आज आचार संहिता के कारण, जहां आचार संहिता नहीं है वहां भी नुकसान होता है। जैसे मैं जब गुजरात में था, तो चुनाव ड्यूटी में जो अच्छे से अच्छे अफसर थे, करीब करीब 80-90 अफसर 2-2, 3-3 महीने किसी और राज्य के चुनाव की ड्यूटी में चले जाते थे। ऐसा हर राज्य को होता होगा। तो ये एक चिंता का विषय है और कभी न कभी तो सोचना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इस बहस को आगे बढ़ाएं, सभी राजनीतिक दलों को बुलाएं, सबसे चर्चा करें और जो उसमें से निकले। क्या इसमें टाइम बाउंड रेजोल्यूशन हो सकता है? ये इलेक्शन कमीशन, साइमल्टेनियस इलेक्शन कमीशन तो सपोर्ट कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने सब दलों को बुला करके ही करना पड़ेगा। ये प्रक्रिया को एक पार्टी करने जाएगी तो बिगड़ जाएगा ये। Are you willing to take the lead in building that consensus? पहली बात है कि अच्छा होगा कि ये, क्योंकि हम प्रधानमंत्री होने के बाद भी हम एक दल को व्यक्ति हैं, तो वो सभी दलों के लिए उचित नहीं होगा। अच्छा होगा कि इलेक्शन कमीशन ही इसको इनिशिएट करे। और आज हमारे देश में इलेक्शन कमीशन की बड़ी प्रतिष्ठा है, सभी दल उसके शब्द को मानते हैं और वो इंस्टीट्यूशन की अपनी ताकत बढ़े, वो ज़्यादा अच्छा होगा। I think it's an interesting idea of simultaneous elections. Though state parties, regional parties may feel that it will affect them badly.
that national parties like the BJP will gain, regional parties will उड़ीसा will बेस्ट lose. उदाहरण है। उड़ीसा बेस्ट उदाहरण है। 2014 में उड़ीसा में बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ स्टेट में, और लोकसभा में बीजेपी जीत गई। तो ये बिल्कुल फर्क दिखता है। Mr. Prime Minister, how are you keeping your schedule nowadays? I mean, you keep a terrifying pace. आप जितने मीटिंग्स करते हैं, लोग कहते हैं कि आपके अपने अफसर कीप अप करना मुश्किल हो गया है। ऐसा तो नहीं है, अब 2 साल हो गए, सबको आदत हो गई है। लेकिन मेरा मत है कि इतना बड़ा देश है, जितना ज़्यादा काम कर सकता हूँ करना चाहिए, मैं करता रहता हूँ। Before I come to my last question, Mr. Prime Minister, one issue that I want to come to is the farmers' crisis. As you are well aware, there has been a crisis in this country. You referred to it. In that speech, जिसके बारे में मैंने शुरू में आपको पूछा था, जो 20 मई को आपने स्पीच दी थी सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में अपने एमपीज को, उसमें आपने कहा था that this government is not for myself and I want to work, this government is for the poor, we must do something for them. The farmers' crisis, Mr. Prime Minister, is a reality. And I'm glad that in this interview you have not avoided the reality, you've faced it, you've talked about it. We have linked our entire future to the monsoons. How do we overcome this from becoming an annual crisis in this country? देखिए, एक तो हमारे यहाँ वाटर मैनेजमेंट पे बल देना पड़ेगा, और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पानी पर हम बल दे रहे हैं। इस अकाल के दिनों में मैंने 11 राज्यों से अलग अलग मीटिंगें की, और एक एक राज्य के साथ 2-2, 3-3 घंटे में बैठा। वैसे प्रधानमंत्री 11 राज्यों को बुला करके एक संयुक्त मीटिंग करके 10 मिनट अपना भाषण देते तो भी देश मान लेता कि प्रधानमंत्री बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने एक एक राज्य के साथ उनके अपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम और पानी के लिए हम क्या कर सकते हैं, और मुझे खुशी है किसी भी दल की सरकार क्यों ना हो, सभी सरकारों ने इस गर्मियों के दिनों में पानी पर काफ़ी फोकस किया है। इसका बेनिफिट इस वर्षा में मिलेगा। वैज्ञानिक तरीके से जल संचय, जल सिंचन, पानी को रोकने का प्रयास और पानी को खेत में पहुंचाने का सब लोग कर रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन पर बल दिया जा रहा है। इवन शुगर केन में अब धीरे धीरे किसान माइक्रो इरिगेशन पे आ रहा है, जो पहले मानता था फ्लड इरिगेशन से होता है। पैडी, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, आज किसान पैडी में भी ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करने लगा है। तो धीरे धीरे पानी, अगर पानी की व्यवस्था हमने ठीक की तो एक संकट से बच। दूसरा, देश आज़ाद होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम लाए हैं, जो मैक्सिमम किसानों को कवर कर सकता है, और किसान को सिर्फ 2% देने की नौबत आएगी, सिर्फ 2%, बाकी सरकार भुगतान करेगी। किसान को एक एश्योरेंस मिलेगा। और कुछ तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए ऐसी है कि मान लीजिए महाराष्ट्र है और वहाँ पर जून महीने में बारिश आने की संभावना मानी जाती है। किसान ने सारी तैयारी करके रखी है, लेकिन अभी जोता नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगस्त तक बारिश ही नहीं आई, तो उसकी फसल तो खराब नहीं हुई है, क्योंकि फसल बोई नहीं थी। ऐसे किसान, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐसी है कि जो बुआई नहीं कर पाया उसको भी उसका लाभ मिल सके, यहाँ तक की व्यवस्था है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि फसल काट ली, खेत में रखी है, सब बहुत बढ़िया साल गई है, 100% पैदावार हो गई है, लेकिन उठाना अभी बाकी है, ट्रैक्टर वैक्टर लाना बाकी है, बाजार ले जाना बाकी है, और बारिश आ गई। काटने के 15 दिन के अंदर नुकसान हुआ तो भी फसल बीमा से पैसा मिलेगा। तो दूसरा एक रक्षा कवच और मिनिमम प्रीमियम, मैक्सिमम रिटर्न, ये पहली बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश की आज़ादी के बाद आई है। तो एक एग्रीकल्चर की व्यवस्था। तीसरा, पहली बार हमने ई मंडी का प्रयोग लिया है। किसान अपने गांव में अपने मोबाइल फोन से ई मंडी से वो अपना माल देश के बेस्ट मार्केट में बेच सकता है। इसके कारण वो तय करेगा कि मुझे किस दाम पर माल बेचना है। पहले क्या था, किसान अपने गांव से बैलगाड़ी या ट्रैक्टर से निकलता था, 20-25 किलोमीटर दूर किसी मंडी में जाता था, और वहाँ से फिर मन करता वापस कहाँ ले जाओ भाई, कहाँ रखूँगा, तो 10 रुपये कम भी मिला तो दे देता था। अब उसको घर बैठे पता चलेगा कि मैं किस मंडी में माल बेचूंगा।
तो ये तीसरा, चौथा का है फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन। हमने 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ओपन अप किया है फूड प्रोसेसिंग में, ताकि हमारा किसान अगर मानो टमाटर करता है, अगर कोई कंपनी पैसा लगा करके टमाटर का केचप बनाती है तो मेरे किसान को फायदा होगा। मैंने ये जो एरेटेड वाटर वाले लोग हैं, जो कोका कोला और पेप्सी वगैरह, उनसे मैंने आग्रह किया कि आप 5% नेचुरल फ्रूट जूस मिक्स कीजिए। कोका कोला अभी नागपुर और विदर्भ के इलाके जहाँ संतरा होता है, संतरा का 5% वो करने वाला है। अगर हम एरेटेड वाटर में 5% नेचुरल जूस मिक्स करते हैं तो किसान को कभी फल बर्बाद नहीं होंगे, उसको मार्केट मिल जाएगा। हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑल आउट स्कीम लेनी चाहिए। और हमारी सरकार, अब जैसे हमारी ज़मीन इतनी बर्बाद हो गई है, हमने सॉइल हेल्थ कार्ड लाए हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड देने का बड़ा अभियान चल रहा है। उससे किसान को पता चलेगा मेरी ज़मीन किस उत्पादन के काम की है, ये दवाई की ज़रूरत है कि नहीं है, ये फर्टिलाइज़र की आवश्यक है, उसको समझ आएगा। और एवरेज एक किसान अगर उसके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है तो 15-20 हज़ार रुपये वैसे ही बचा पाएगा। तो वैज्ञानिक तरीके उसको उपयोग। हमने यूरिया, हमारे देश में आपको मालूम होगा, यूरिया लेने के लिए किसान जाता था, लाठीचार्ज होता था, यूरिया उसको ब्लैक में लेना पड़ता था। हमने यूरिया का नीम कोटिंग किया, 100% नीम कोटिंग किया। पहले यूरिया केमिकल फैक्ट्री में चला जाता था और सरकार की सब्सिडी किसान के नाम पर चोरी होती थी। नीम कोटिंग के बाद 1 ग्राम भी यूरिया किसी और काम में नहीं आ सकता सिवाय की खेती। नीम कोटिंग होने के कारण उसका क्वालिटेटिव चेंज आता है जो जमीन को ठीक करता है। और नीम कोटिंग के कारण जो पहले अगर 10 केजी यूरिया उपयोग करता था अब 7 केजी से चल सकता है। तो ये सारे इनिशिएटिव एग्रीकल्चर के दिशा में है और उसके परिणाम नजर आने लगेंगे। क्या आपको लगता है कि ये फार्मर्स क्राइसिस रिजॉल्व हो जाएगी? जो मेरा सवाल था, इट वोंट बिकम एन एनुअल अफेयर, द डिपेंडेंस ऑन द मॉनसून विल गो डाउन। देखिए, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट स्टेट का है, लेकिन भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिए हैं। इसको अगर इम्प्लीमेंट करने में राज्य उतना ही उत्साह दिखाएंगे, और मुझे लगता है दिखाएंगे। जो मैंने अभी 11 राज्यों से मीटिंग की तो पानी में काफ़ी काम किया है। ये अगर चल पड़ा तो हम, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सीधा सीधा भारत सरकार उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो बहुत बड़ा फायदा होगा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, नाउ आई हैव 2 क्वेश्चंस फॉर यू। बहुत लंबा कर दिए। This I'll club these two together. But you are also enjoying it, and I'm glad that you are speaking, Mr. Prime Minister, because there's so much ground to cover, and I think viewers would like to hear your views. Actually, there are 3, if you allow me. They're short questions. First is that Prime Minister Narendra Modi, how much is politics playing on your mind? In the sense that every Prime Minister, especially someone who is as forthright as you, looks at the next big challenge. Is 2019 anywhere in your mind? जिन्होंने मुझे गुजरात में देखा है और जो पिछले 2 साल से इस प्रकार के कोई बायस के बिना देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि मैं अपॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर हूं। चुनाव के सिवाय मैं कभी राजनीतिक चीजों में उलझता नहीं हूं। चुनाव एक हमारी आवश्यकता कहो, मजबूरी कहो या जिम्मेवारी कहो, लेकिन वो करना पड़ता है। मैं इतने फंक्शन करता हूँ, इतने क्षेत्र में जाता हूँ, आपने मेरे मुंह से कभी राजनीतिक टीका टिप्पणियाँ नहीं देखी होगी। मैं सरकारी फंक्शन में जाता हूँ, सरकार के विषय बोल करके आता हूँ। रेलवे में गया तो रेलवे की बात करूँगा, पानी में गया तो पानी की बात करूँगा, समंदर का विषय होगा तो समझ। मेरा पूरा फोकस गवर्नेंस पे होता है और मेरा मत है कि देश का सबसे बड़ा नुकसान इस बात से हुआ है कि चुनावों के लिए सरकारें चलाई गई है। चुनावों के लिए सरकारें नहीं चलानी चाहिए। सरकारें सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति का प्रामाणिक प्रयास होना चाहिए। चुनाव तो बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। लोकतंत्र है, जीत और हार चलती रहती है, इसके लिए इतना बड़ा हाइप करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमने, और आपने देखा होगा 2 साल में मेरे सारे कार्यक्रम, आज मैंने अभी जो कहा है कि 30 सितंबर के पहले सब टैक्स दीजिए, बहुत बड़ा इनिशिएटिव मैंने ये कहा है। कल मेरे मन की बात में भी बोला था। चुनाव जीतने की इच्छा रखने वाला ये कह सकता है कि 30 सितंबर के बाद आपको तकलीफ होगी?
ये तो एक तरह से वार्निंग भी थी, वार्निंग है ही मिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, टू दोज हु बिल्कुल अवॉइड वार्निंग है ही है। Am I right in assuming it was a clear वार्निंग warning? है, पहली मेरी वार्निंग है मेरे सरकारी अफसरों को कि आप नागरिकों को चोर मत मानिए। ये पहली वार्निंग मैं दे चुका हूं, मेरे अफसरों को मैंने पहले हैंडल किया है, काफी समय लगाया है मैंने इसमें। और दूसरा मेरा है, आप हैरान होंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 30 से ज्यादा लोगों को मैंने अर्ली रिटायरमेंट दे दिया इंटीग्रिटी के मुद्दे पर। ये छोटी चीजें नहीं है। 20-20 साल से जिनके तबादले नहीं होते, मैंने तबादले करवा दिए। तो एक तो मेरा फोकस है मेरी सिस्टम पर, दूसरा मैं देश में भी कहना चाहता हूं कि देश के गरीबों के लिए हमें कुछ देना पड़ेगा। हाँ, जनता के पाई पाई का खर्च हिसाब देने की जिम्मेवारी मेरी है, सही जगह पर उपयोग करूंगा, चोरी नहीं होने दूंगा। लेकिन अगर मुझे गरीबों को घर देना है तो रेवेन्यू तो लगेगा, और मैं कोई टैक्स बढ़ाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ जो देने योग्य हूं उन्होंने देना चाहिए, इतना ही मेरा आग्रह है। ज्यादा टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है जी। नागरिकों को परेशान किए बिना भी देश चलाया जा सकता है, मैं उस दिशा में काम कर रहा हूं। इसलिए मैंने नागरिकों को मौका दिया है कि 30 सितंबर तक कृपा करके आपका जो भी 10,000 50,000 आपको लगता है भैया मेन स्ट्रीम में आ जाना है, आ जाइए, टेंशन छोड़ दीजिए। 30 सितंबर के बाद सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे, और मैं 10,000 रुपए हो या 10 मैं लाख, चुनाव की चिंता नहीं करूंगा जी, मैं कदम उठाऊंगा। मैं मेरे देश के गरीबों के लिए काम करना चाहता हूं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, सेकंड क्वेश्चन, डू सम क्रिस्टल बॉल गेजिंग अगले 3 सालों के लिए। इफ यू वर टू लुक एट द नेक्स्ट 3 years, to use a cricketing analogy, how do you find your run rate so far, and will you have to score at a higher run rate in the next 3 years to achieve your own targets? देखिए, मैं कितनी ही गति आगे बढ़ाऊं, मैं कभी संतुष्ट होता ही नहीं हूं। मैं आज अगर 100 की गति से दौड़ता हूं तो मैं 200 की गति पे दौड़ने का इरादा रखता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश के दुनिया हमसे पीछे थी, वो काफ़ी आगे निकल चुकी है। अभी उसके साथ मैच करने के लिए हमें बहुत दौड़ने की ज़रूरत है, और इसलिए ये हिसाब लगा करके चलने की ज़रूरत नहीं है, झोंक देना है। और मैंने अपने आप को झोंक दिया है, मेरी पूरी सरकार को झोंकने में मैं सफल रहा हूँ, और मैं मानता हूँ देश भी आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। Final question, Mr. Prime Minister, what motivates you the most? First of all, as I said, will you be able to keep this pace? What motivates you the most? And also, if you can share with our viewers honestly, what is your one greatest source of worry? पहली बात है, मैं चिंता के बोझ से कभी जीता नहीं हूँ। समस्या, चुनौतियाँ है, इसका इनकार कोई नहीं कर सकते, लेकिन चुनौतियों को चुनौती देनी चाहिए, चुनौतियों को चिंता में कन्वर्ट नहीं होने देना चाहिए। ये मेरा मूलभूत सिद्धांत है, और मैं चुनौतियों की चुनौती देता हूं। मैं समस्याओं से टकराना पसंद करता हूं जी, समस्याओं से भागना पसंद नहीं करता हूं, और ये इसके लिए कोई जो भी नुकसान झेलना पड़े मैं झेल लेता हूं, झेलता रहूंगा। लेकिन मैं देश को ऐसे असहाय छोड़ नहीं सकता हूं, जिम्मेवारी लेनी चाहिए और मैं लेता रहूंगा। और इसलिए जो भी अच्छी बुरी बातें होती है सब मेरी सर आंखों पर, उसके लिए मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है देशवासियों ने मुझे काम दिया है, मुझे काम पूरा करना चाहिए। तीसरी बात है, मैं देश के गरीबों को देखता हूं तो मेरा मन करता है हाँ मुझे काम कर। मुझे कल पुणे में परसों एक श्रीमान चंद्रकांत जी मिले, एक रिटायर्ड टीचर, 16,000 रुपये पेंशन, 5,000 रुपया वो स्वच्छता अभियान के लिए डोनेट करता है हर महीना। अगर एक रिटायर्ड टीचर 70 साल की उम्र, घर में बच्चे परिवार हैं, उनकी चिंता न करते हुए देश की चिंता करता हो, तो मैं तो प्रधानमंत्री हूं, मुझे तो चंद्रकांत से 1000 गुना दौड़ना चाहिए। यही मेरी प्रेरणा है। इस देश के छोटे छोटे लोग जो रात दिन मेहनत करते हैं, वो मेरी प्रेरणा है। उनको देखता हूं, मैं दौड़ता हूं। Prime Minister Narendra Modi, it has been a privilege. I'm grateful for this interview. Thank you. And thank you on behalf of all our viewers that you spoke frankly. The program is frankly speaking, and I'm thankful to you that you were so frank. मैं इतनी प्रार्थना करूंगा कि उसमें से विवाद पैदा मत करना भाई, देश की भलाई के लिए कुछ चीजों को आगे बढ़ा रहा है। आप ऐसा ना सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू।